नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम वो खबरें दिखाते हैं, उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। ऐसी खबरें जो अमूमन न्यूज़ चैनल से गायब रहती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी चर्चा नहीं होती, जो सीधे आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधे खबर, न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। और आज मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी हैं। और सिद्धार्थ, आज भूमिका नहीं बांधूंगा, पहले सीधी खबरों पर ही आ जाता हूं। और आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर, कल जो प्रधानमंत्री ने शाम 4 बजे देश को संबोधित किया और जो ये 5 किलो अनाज या चावल और 1 किलो दाल या चना जो 3 महीने से दिया जा रहा था 80 करोड़ लोगों को, उसे 5 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड्स फूड एड टिल नवंबर। अब ये राजनीतिक लिहाज से देखिए, हम ये अर्थव्यवस्था का शो है, हम लोगों के सरोकारों से जुड़े मुद्दे, उनकी जेब से जुड़े मुद्दे समझाते हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा नारा है ये, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण कर रही है सरकार, लेकिन दरअसल आर्थिक लिहाज से इसमें कितना कल्याण है और कितनी राजनीति है? संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज इस विषय को आपने छेड़ा है, तो इसमें से दो जो बड़े सीधे सीधे संकेत मिलके निकल रहे हैं। पहला कि जो ये कार्यक्रम है, मेरा ये मानना है कि शायद नवंबर से भी आगे चलेगा, क्योंकि एक प्रकार से जब ऐसी हमने एक फूड एड का प्रोग्राम इतना बड़ा लॉन्च किया और इतनी बड़ी मात्रा में कवरेज दी जा रही है, तो इसका वापस हटाना कितना उचित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक ग्राउंड से जो इस कार्यक्रम को लेके खबरें आ रही हैं, कई लोगों को बड़ी मात्रा में इससे मदद भी महसूस हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं अपने देश में गरीबी कितनी बड़ी और अपार मात्रा में अभी भी है। अब इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा एक विषय आता है कि क्या हमारे खाद्य भंडार इतने हैं इसको जो हम दे पाएंगे, तो हमने क्लियरली देखा है कि हमारे पास जो फूड की स्टोरेज है और खासकर जो मेन स्टेपल फूड ग्रेन्स हैं, हर साल खबर आती है कि बारिश के बाद कितना सड़ गया, गल गया, बारिश में बह गया, तो वो भी आप देख लीजिए। उस हिसाब से भी एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि ये सारा जो फूड की जहां पे हमारी सप्लाई स्टोर्ड है, वहां पे एफसीआई के गोदामों में कई बारी जगह भी नहीं होती है। ये वैसे भी देखिए सिद्धार्थ, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी भी तो है। बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको रियायती दाम पर खाद्यान्न देने ही है। 2 रुपए किलो आप अनाज या चावल वो देना होता है, अब यहां पर मुफ्त में दिया जा रहा है। जी, और आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है कि जब ये वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, क्योंकि शुरुआत इस वर्ष में हुई है, तब हमें ये पता लगेगा कि जो एडिशनल इसमें पैसा प्रधानमंत्री जी ने कल जो घोषणा भी की और टोटल जो इसकी आउटले बताई है, वो किस स्पेसिफिक हेड के अंडर आएगी। और आपने सही एक संकेत उठाया है कि जहां तक इसकी एलोकेशन बजटरी दृष्टि से है, तो ये फूड सिक्योरिटी और फूड फॉर ऑल के प्रोग्राम के तहत ये सारे खर्चे जोड़ के इसमें लगाए जाएंगे। और अभी तक मुझे ये लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि कम से कम अनाज लोगों के पास मिलेगा। मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल ये मानना है कि इसकी क्वांटिटी शायद बढ़ानी चाहिए। शायद क्या, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। पूरे 1 महीने आप 5 किलो मैं आपको चावल दे दूं, 1 किलो दाल दे दूं, आप रह पाएंगे क्या पूरा 1 महीना? सिद्धार्थ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए अगर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सके तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिससे कम से कम भुखमरी जो है उसको टैकल कर पाए। पर मैं उस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन एक और बात यहां पर, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जी, हरीश दामोदरन को बाइलाइन दी गई है, उनकी खबर है PMGKAY, मतलब दरअसल ये योजना है। द कॉस्ट पुट एट 1.5 लाख करोड़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में भी 50,000 करोड़ लेस। कि जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि आने वाले 5 महीने में 90,000 करोड़, 3 महीने में 60,000, 1.5 लाख करोड़ का हम खर्च करने वाले हैं, गरीबों को खाना खिलाएंगे।
यहां देखिए पर खबर ये आ रही है कि दरअसल ये 1 लाख करोड़ के करीब ही होगा। बाकायदा कितनी ऑफ टेक है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो आंकड़े कोट किए हैं यहां पर हरीश ने। बिल्कुल वही वही मैं भी इसी का संकेत दे रहा था कि क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो इस साल का बजट सरकार ने पास कराया था तो उसमें अब एकदम से मुझे वो फूड के लिए कितनी एलोकेशन थी वो नंबर ध्यान में नहीं आ रहा है। और क्योंकि एक ये एडिशनल प्रोग्राम ऐड किया गया है, हमने पास्ट में ये देखा है कि जब भी ऐसी सरकारें एक मिड मिड टर्म नया या नया एक प्रकार से कार्यक्रम लाते हैं तो एग्जिस्टिंग एलोकेशंस का समावेश किया जाता है उसमें। इसलिए जो आपने आंकड़ा बताया इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, ये वही संकेत है कि हमें एटलीस्ट जब हाफ ईयरली अकाउंट्स आएंगे और उसमें भी हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये डिटेल नहीं पता लगेगी कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में से कितना पैसा इसकी तरफ डाइवर्ट किया गया और एक्चुअल न्यू एलोकेशन कितनी की गई है। और आपको ये ध्यान होगा कि जब भी पार्लियामेंट मिलती है तो पहली सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री और थर्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और फाइनल सप्लीमेंट्री बजट से पहले आती है। उसमें हमें पता लगता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में एडिशनल कितना खर्चा करने वाली है, वही एक तरीका है ये पता करने। इसीलिए ये हम खबर बता रहे हैं, और मैं राजनीतिक पहलू पर नहीं जा रहा हूं कि छठ का भी जिक्र कर दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं आप नवंबर तक चला रहे हैं, मैं तो 5 किलो आटा भी दे दूंगी, मैं तो जून तक चलाऊंगी क्योंकि वहां पर अगले साल चुनाव हो जाएंगे। चुनावी बात में नहीं जा रहा, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर आ रही है, देखिए मुझे एक बात की तकलीफ है। अब बताइए ये मेरी तकलीफ जायज है क्या सिद्धार्थ? गरीबों को खाना मिलना चाहिए, बिल्कुल मिले जी। उनको 2 जून की रोटी मिलनी चाहिए। अगर 70 साल बाद भी नहीं दे पा रहे तो ये बड़ी दिक्कत है। पर मेरा सवाल ये है, मेरी चिंता ये है कि हम अभी 3 महीने पहले तक कहते थे, हम ताल ठोकते थे 5 ट्रिलियन इकॉनमी, $5 ट्रिलियन इकॉनमी हम बनेंगे, 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होगी, विश्व गुरु बनेगा भारत। हम बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार मुहैया होने थे हर साल। हम आ गए हैं घूम फिर कर कि देखिए रोटी हम दे देंगे, हम दाल चावल दे देंगे 80 करोड़ लोगों को। Isn't that a very, very, very sad comment on our state of affairs? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश को इतने वर्ष हो गए हैं आज़ादी के बाद भी, और उससे पहले भी भारतवर्ष चले आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि 47 में ही सारा कुछ निर्माण हुआ। तो भुखमरी एक बहुत बड़ा जिसे हम कह सकते हैं अभिशाप है हमारे देश के लिए। और उसके लिए मैं मानता हूं कि जब तक हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो हम लोगों को पॉवर्टी से बाहर उठा नहीं पाएंगे। जब काम धंधा रोजगार क्रिएट होगा, जब किसान को अपनी मेहनत के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसके पास सरप्लस होगा, वो अपनी रूरल इकोनॉमी में। उसी सवाल पर आ जाते हैं ना सिद्धार्थ, जो हम इतने दिनों से लगातार इस शो के जरिए उठा रहे हैं कि आपको खर्च बढ़ाना है। खर्च बढ़ाने के लिए लोगों की जेब में पैसा देना होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं गरीबों के लिए, उनको खाना मिलेगा। खाना मिलने से ना तो रोजगार आपको मिल रहे हैं, ना आपका खर्च बढ़ रहा है, ना इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। ये अभी भी हम कंफ्यूजन में हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को लेकर अभी भी असमंजस जस्कतस है। मैं इस बात को आपकी बात को ऐसे आंसर करूंगा कि 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक वेलफेयर इकोनॉमी है, और जो हमने देखा कि जो कल की घोषणा प्रधानमंत्री जी की है या पहले भी कई सारे जो कार्यक्रम बोले गए हैं, ये वेलफेयर साइड ऑफ इकोनॉमी आते हैं। तो एक प्रोडक्टिव साइड है, दूसरा वेलफेयर साइड है। कल नरेंद्र मोदी जी ने इसका जरूर जिक्र किया जब उन्होंने कहा कि ये टैक्स पेयर के कारण और किसानों के कारण ये पॉसिबल है। तो बात वहीं पे जुड़ के आ रही है कि जब सरकार के पास टैक्स की कलेक्शन होगी और उसके पास थोड़ी बोरोइंग करने की क्षमता होगी तो ही वो खर्चा कर सकती है वेलफेयर साइड पे। अब अगर आपके सवाल में मैं एक छोटा सा प्रश्न अपना भी जोड़ूं कि नरेगा को लेके आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में क्या खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से काफी बहुतायत में नरेगा का इस्तेमाल हो रहा है रूरल इकोनॉमी में। और ये एक सीधा सीधा इंप्रेशन सब लोगों को है, क्योंकि लोग और हमारे जो
देशवासी हैं वो वापस अपने गांव गए हैं और वहां पे वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, तो नरेगा की ऑफटेक ज्यादा हो रही है। यानी जितना साल भर के लिए था उसमें से कई प्रांतों में 60-70% तक की ऑफटेक हो रही है। और कुछ अधिकारी इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं इसमें कोई नंबर्स में फजिंग तो नहीं है, कहीं कोई स्टेट ज्यादा पैसा तो नहीं लेना चाहते हैं। उस खबर को हम छोड़ दें, बट इफ यू टेक नरेगा एंड दिस फूड प्रोग्राम और इसको कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा वेलफेयर इकोनॉमिक्स और वेलफेयर का प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। तो दीजिए, जैसे आपने भी कहा, मैं भी इस बात का बिल्कुल हर हमेशा से सपोर्ट कर रहा हूं कि जो भूखा है, जो नंगा है, जो प्यासा है, उसको कम से कम जिंदा रहने के लिए तो हम देंगे, पर उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए जब तक कारखाने नहीं लगेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, काम नहीं मिलेगा, तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाएगा। वो उसी धरातल पे ही रेंगता रहेगा। मैंने अपने कल के कार्यक्रम में कंक्लूडिंग कमेंट यही दिया था सिद्धार्थ, कि राजनीतिक स्वार्थ हैं, सभी राजनीतिक दलों का ये स्वार्थ है कि गरीब गरीब ही रहे, क्योंकि चुनाव से पहले आप उनको कुछ रेवड़ी बांट देंगे और आप उनकी वोट ले लेंगे। ये राजनीतिक स्वार्थ की भी कहानी है 70 साल की। अब अगली खबर, चीन से तकरार जारी है और बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, ये ट्रेंड आगे चल रही है। और कल जो बड़ी खबर हमने दर्शकों को बताई थी, 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। लेकिन अब खबर क्या आ रही है, इसको थोड़ा आप समझाइएगा। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, चाइना डेटा शेयरिंग लॉ अ की इशू, एप्स गेट 48 आवर्स टू क्लैरिफाई, कि 48 घंटे आप जरा क्लैरिफाई कीजिए डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, चाइनीज एप्स मस्ट प्रूव टू गवर्नमेंट पैनल that they aren't exporting data। तो ये अभयदान मिल रहा है, एक विंडो खोली जा रही है, या जो ताल ठोकी जा रही थी कि भाई हम बैन लगाएंगे, और ये बैन लगा दिया तो अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरा किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब बैन लगाने पर डटी हुई है, अड़ी हुई है। देखिए, आपने प्रश्न में अच्छे दो संकेत दिए, जिनको मैं अगर ऐसे कहूं कि एक विंडो डेफिनेटली खुला रखा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फैसला कूटनीतिक फैसला है। ये फैसला शायद अगर इस सारी समस्या के इंडिपेंडेंट लिया जाता तो इस पे बहुत बड़े सवाल आते। तो ये डेफिनेटली है कि इसमें डिप्लोमेसी का एलिमेंट है। दूसरा एक कानूनी एंगल है जो हमें समझना चाहिए कि ये जो कार्रवाई की गई है, और अब टिकटॉक की जो सर्विस है, जो सर्वर है, उसकी एक्सेस एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी नहीं मिल पा रही है। दो पहलू हैं, एक तो आप नया डाउनलोड प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर और बाकी जगहों से नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जिनके पास ऑलरेडी फोन में डला हुआ है ये, उनको अब उस सर्विस में एक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो वो तो इमीडिएट एक्शन हो गई। कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ा विषय है जो इस बैन के बाद जो विशेषज्ञ हैं इसको उठा रहे हैं, और इसको अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएं हम, तो हमारा जो कानूनी ढांचा है इस टाइप के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी रखने के लिए, वो अभी तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। हाँ। हमारे पास साइबर जो आईटी एक्ट के तहत कुछ ब्रॉड प्रोविजंस हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, बट ये विषय एक ये भी संकेत देता है दैट इंडिया नीड्स अ मॉडर्न डेटा सिक्योरिटी लॉ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है संदीप, 1 मिनट लूंगा मैं इस खबर को। प्लीज। आपने शायद देखा होगा कि परसों रात को मैंने ट्विटर पे थोड़ा एक थ्रेड चलाया, क्योंकि मैंने कई लोगों का, तथाकथित विशेषज्ञों का टीवी पे बैठ के उस दिन शाम को ये जब खबर आई उसके बाद उनकी टिप्पणियां सुनी। देखिए स्थिति क्या है, चाइना में फेसबुक, ट्विटर, गूगल और ऐसी जो चीजें हैं ये अवेलेबल नहीं है। चाइना ऑफिशियली इन सर्विसेज को अपने 125 करोड़ लोगों को एक्सेस नहीं देता है। चाइना ने 15-20 वर्षों में बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसे महारथी हाथी पैदा किए, जो बार बार हम इस विषय पे बैट का उल्लेख करते हैं। yes, और उस बैट ने इंडिया में भी इतनी डीप इनरोड्स लिए हैं, और ये केवल ये 59-60 ऐप्स नहीं है। अगर आप एक और तरीके से गिने तो मैं लगभग 20 और ऐप्स का ऐसे आपको ध्यान दिला सकता हूं जिन पे बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना ने मार्केट एक्सेस
विदेश की कंपनियों को ब्लॉक करके रखी है इस फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में। वहां एक ग्रेट वॉल बनी है कुछ हजार साल पहले, बट असली नई ग्रेट वॉल चाइना में डिजिटल ग्रेट वॉल है। आप उस फायर वॉल को ब्रीच नहीं कर पाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जिस कंट्री ने बाकी सब दुनिया की एप्स को और अपनी सर्विसेज को ब्लॉक किया है, तो उनकी सर्विसेज को हम किस नाते फ्री फंडे का यहां पे एक्सेस दें, क्यों दें? अब एक और सवाल इसमें जोड़ूंगा संदीप, कि लोगों ने कहा कि जी टिकटॉक ने और बाकी लोगों ने पैसा डाला है। देखिए, गलतफहमी होती है लोगों को। टिकटॉक ने अपने यूजर्स से कहा कि पीएम केयर फंड में डोनेशन दीजिए। टिकटॉक अगर यहां पैसा कमा रहा है, वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमा रहा है, और उसका पैसे का उपयोग जरूर कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी में मिलता है। बट इसमें बहुत बड़े लार्जर क्वेश्चन है। हम लोग आधार पे, डेटा सिक्योरिटी पे इतने हमने कार्यक्रम किए, इतने लेख लिखे और इतने सवाल उठाए हैं, क्या इन विषयों पे डेटा सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं, सवाल तो ये भी उठेगा सिद्धार्थ, ऑन अ लाइटर नोट, कि अब अगर ये तकरार नहीं होती, हमारे 20 सैनिक शहीद ना होते, हमारी वो दोस्ती चलती रहती, वो झूला डिप्लोमेसी चलती रहती, तो ये जासूसी करते रहते, ये डेटा हमारा कर रहे हैं, तो हम आंखें मूंदे बैठे थे ना। तब कोई दिक्कत नहीं थी कि ये जासूसी हो रही है। अब याद आया कि जासूसी हो रही है। मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि हम कमजोर रहे, हमारी पॉलिसीज, हमारी स्ट्रेटेजिक स्फेयर में डेटा, साइबर और इस सब पे बहुत कमजोरी है। आपको ये ध्यान होगा कि पिछले हफ्ते 10 दिन में जम्मू कश्मीर के पावर विभाग पे साइबर अटैक हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वर्स पे साइबर अटैक हुआ है। ये चाइना संकेत दे रहा है, उन्होंने यूएस और रशिया तक पे वो अटैक करते हैं, तो हमारी तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा सामान बाहर का है। कल रात को यूएस के एफसीसी ने हुआवे और जेडटी को ऑफिशियली बैन कर दिया, और अजीत पाई जी जो भारतीय मूल के हैं और यूएस की सबसे पावरफुल संस्थाओं में से जो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है, जिसे आप एक प्रकार से टीआरएआई और डीओटी का मिश्रण मान सकते हैं, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया। और एक रोज पहले, 24 घंटे पहले, उन्होंने इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल की बैठक में खुल के बोला कि इन सब इक्विपमेंट में बैकडोर है, जिसके द्वारा डेटा चुराया जा रहा है, और जो उन्होंने स्पाइंग का संकेत दिया। कल मैंने इसको ट्विटर पे डाला। आप ये समझिए कि यूएस की कितनी क्लैरिटी है जब वो कोई एक्शन ले रही है। हमारे पास, हमारे आधिकारिक तंत्र में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद जी पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन के आती है कि अब इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर दे। डेटा को लोकली आपने जो क्लैरिटी शब्द इस्तेमाल किया ना, मैं 3 खबरें ले रहा हूं चीन से जुड़ी, क्विक कमेंट चाहूंगा, आज थोड़ा हमें रश करना पड़ेगा अपने कार्यक्रम में। अब देखिए, एक तरफ खबर आ रही है, हमने ऐप्स की तो बात कर ली, चाइना इंपोर्ट्स स्ट्रक एट पोर्ट्स अमिड टेंशन। चीन से जो सामान हम लेते थे, अभी वो पोर्ट पर रोक दिया गया है। हमने मैनुअल चेकिंग और जो प्रोसीजर होता है, आप तफसील से दर्शकों को बता चुके हैं। दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, एपीआई इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना गेट रिस्पाइट। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, दवाइयों का जो कच्चा माल है लगभग 80% चीन से आता है। अब वो भी रुका हुआ था, अब उसको क्लियरेंस मिल गई। एक जगह रुका हुआ है, एक जगह क्लियरेंस मिल रही है, तो मतलब ये कंफ्यूजन क्यों है? हमारी एक नीति होनी चाहिए ना। संदीप, एकदम से आग लग गई बॉर्डर पे, और अब उसको, आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आनन फानन में कोई बाल्टी उठा रहा है, कोई मग्गा उठा रहा है, कोई अपनी हाथों में, अपनी अंजुली में पानी डालने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये स्वाभाविक है, पर आपने सवाल एक बड़ा उठाया है। इस सब से जुड़ी हुई जो बातें आ रही हैं कि हमारा एक प्रकार से जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है, और जिस प्रकार की हमें ये नई चैलेंजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पुरानी थल सेना, टैंक और इन्फेंट्री वाली अब लड़ाई नहीं है, ये साइबर में डेटा की, डिजिटल सॉवरेंटी की लड़ाई है। संदीप, मैं यहां तक जाऊंगा कहने के लिए कि अगर कुछ दशक पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार से गुलाम बनाया, और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने, विक्टोरिया ने हमें गुलाम बनाया,
तो अब हमारी डिजिटल सॉवरेंटी भी हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अपनी एप्स जो इंडिया में हैं ये अभी तक बड़ी नहीं है, और जो छोटे नहीं, मोटे ये सिर्फ एप्स की बात नहीं है ना, हमारी जो आर्थिक नीति है जी चीन को लेकर, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ इंपोर्टर कह रहे हैं अरे भाई अब फिजिकल वेरिफिकेशन मत करो, तो कुछ की होगी कुछ की नहीं होगी। एपीआई वाला जो कच्चा माल है दवाइयों का वो लेंगे, बाकी माल रोक देंगे। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया। देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हुआवे और ZTE अब ऑफिशियली बैन लगाया कल शाम को, पिछली कल शाम को, उसका एक नतीजा क्या होगा? अदर कंट्रीज हु आर डीलिंग एंड यूजिंग हुआवे और ZTE इक्विपमेंट, और उनकी जो कंपनीज इसको यूज कर रहे हैं, वो अब ऑफिशियल यूएस डीलिंग, मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए कोई इंडिया में कंपनी है जो हुआवे ZTE का सामान इस्तेमाल कर रही है, और कोई यूएस की किसी बिजनेस या वहां पे कोई डिलीवर कर रही है सर्विस यूजिंग हुआवे एंड ZTE नेटवर्क्स, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ यूएस नेशनल सिक्योरिटी लॉ। आपने देखा होगा जब ईरान के साथ हमारे तेल को लेके संबंध थे, यूएस ने ईरान पे एक्शन लगाई, और उसकी कॉन्सिक्वेंस में ये इंडिया इंडियन एक्सप्रेस ने खबर ली हुई है जो आप बता रहे हैं, हुआवे ZTE आर सिक्योरिटी थ्रेट्स, सेज यूएस FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन। उन्होंने साफ कर दिया, दे वेरी क्लियर। जी, हम क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत अब वॉर फुटिंग पे काम करने की आवश्यकता है, और इसके बाय द वे दस्तावेज पूरे हैं। देखिए, इंडिया ने हर प्रकार का, जो मैं कहता हूं कि भारत में हर चीज का सलूशन है, हमारे अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने हर गुत्थी की सलूशन अपने पास रखी हुई है, वो काम होता नहीं है। ऐसा आप ये मान लीजिए कि आजकल इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन लॉ 18वीं शताब्दी का आज तक चला हुआ लॉ चल रहा है, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1857, हाँ, ये चल रहा है। तो जरूरत यह है कि हमारा जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इतनी सजेशंस, इतने रिपोर्ट, इतनी कमिटीज के वर्किंग पेपर सरकार के फाइल्स में, मंत्रालयों की फाइल्स में पड़े हुए हैं, कहां गायब हो जाते हैं ये मुझे नहीं पता लगता है। और जब फिर आग लगती है तब हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि फायर स्टेशन कहां पे है। हाँ, ये दिक्कत है, आग लगने का इंतजार करते हैं, फिर मग्गा, बाल्टी और फायर ब्रिगेड, अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अब दो खबरें, आखिरी खबरें सिद्धार्थ, और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। एक अखबार ने तो दोनों को जोड़ के ही हेडलाइन बनाई है। खबर क्या है? कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 23% इन मई। जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, मतलब जो नींव हैं जिसकी बिना पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, वो 23% का गोता खाती है। लॉकडाउन हिट्स बिजनेस एक्टिविटी में कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 23.4%, एग्जैक्ट फिगर बता रहा है एक अखबार। और इसके साथ जुड़ी हुई, ये दोनों जुड़ी हुई खबरें हैं, और आसान भाषा में जरा दर्शकों को बताइएगा, और बल्कि दर्शक बहुत सारे आपको बधाई दे रहे हैं इस बात को लेकर कि बहुत ही सरल और सीधी आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं सिद्धार्थ। जरा भी टाइम्स बिजनेस इस खबर को कैसे ले रहा है, इन दोनों खबरों को जोड़ रहा है। दूसरी खबर भी मैं बता दूं, कोर सेक्टर डिक्लाइन स्लोज इन में, डेफिसिट एट 59% ऑफ द टारगेट। अब वित्तीय घाटे की भी बात हो रही है, और मई तक ही 59% पर आ गए हैं हम जी। तो अप्रैल, मई, जून, ये जून तक भी मान लो तो 3 महीने में ही हम 59% के करीब आ गए हैं फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को। ये थोड़ा आप समझाइए आसान भाषा में। तो फिस्कल डेफिसिट वाली खबर पहले लेंगे। ऐसा होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का पूरा हमारे एक एलोकेशन होती है बजट में, क्योंकि वित्तीय घाटा आम आदमी को समझा दें। जो घाटा होता है हमारा कि आमदनी इतनी होगी, खर्च इतना होगा, तो हमारा खर्च अभी से ही 58% ज्यादा चल रहा है। मोटी मोटी बात है। इसका एक जो मूल हमें प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि सरकार सारा खर्चा 1 अप्रैल को ही नहीं करती, सारा खर्चा 1 महीने में नहीं होता। सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं पूरे साल भर में स्प्रेड होते हैं, और क्वार्टरली एक्सपेंडिचर
के रूल्स भी हैं कि ऐसा ना हो। पहले हम देखते थे 10-15 वर्ष पहले कि सरकारें कुछ करती नहीं थी, विभाग कुछ करते नहीं थे, मंत्रालयों में काम नहीं होता था, मंत्री लोगों अपनी राजनीति में ज्यादा लगे रहते थे, तो सारा खर्चा जाके बजट के महीने में जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में खर्च कर देते थे, क्योंकि ये हमारे देश की बीमारी है। वो चालान भी ज्यादा कटने लगते थे ना। हाँ। पुलिस वाले आपराधिक मामले भी ज्यादा दर्ज होते थे फरवरी अप्रैल में, क्योंकि अब ये अरे ईयर क्लोजिंग आ गई, दिखाए तो देखो हम कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अब उसमें चेंजेस हुई हैं और ये कहा जाता है कि क्वार्टरली खर्चा करिए। अब जो आपने आंकड़ा 60 दिन का बताया, हर महीने के एंड पे, एक महीने के ट्रेलिंग पे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा देता है कि सरकार का जो डेफिसिट है उसमें से इन्होंने कितना खर्चा किया है। तो जो ये 59% का आप बता रहे हैं, ये साफ संकेत है कि ये जो एडिशनल सारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ मान लीजिए खाने की स्कीम पे, नरेगा में, बाकी चीजों पे, जो इतना बड़ा एक खर्चा टोटल मिला के एस्टिमेट किया जा रहा है, और ये 20 लाख करोड़ वाला नहीं है। हाँ। ये उससे ये फ्रंट लोडिंग में एक्सपेंडिचर हो रहा है। इससे दूसरा जो सबसे बड़ा संकेत निकल के आ रहा है संदीप जी, कि अभी नहीं तो जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा उसमें आप देखेंगे कि केंद्र सरकार एक पार्लियामेंट से अनुमति चाहेगी कि बहुत बड़ा एक एडिशनल बोरोइंग का, और वो बोरोइंग का कार्यक्रम बल्कि ऑलरेडी चल रहा है। तो इससे हमें क्लियरली ये संकेत मिल रहा है कि जो बजट पेश किया गया था बिफोर कोरोना, that budget is before corona. Now the reality of government of India's current year's financials will have to come out. अब सरकार नया बजट दे या वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होके नए से सारे अकाउंट्स को एक बार रीस्टेट करें, मुझे ये जानकारी नहीं है कि क्या किया जाएगा, बट जो पुराना बजट था वो अब इतिहास में है, वो गंगा जी के साथ बह चुका है। हाँ, क्योंकि वो जिन अजम्पशंस पर, जो आधार थे, जिन आधार पर आपने सारी प्रोजेक्शन की थी, वो तो खत्म हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर विल हैव टू बी अ आफ्टर कोरोना बजट व्हिच विल टेक इनटू अकाउंट वेरी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, जो बहुत बड़ी एक गिरावट आ रही है रेवेन्यूज में, टैक्स कलेक्शंस में, खर्चे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू घट रहा है, बोरोइंग बढ़ेगी, तेल तो के मोटी मोटी बात यह है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। और ऐसे में जो हमारा कोर सेक्टर है, 8 सेक्टर्स हम मोटा मोटा मान लें, वो 23.5% का गोता लगा रहे हैं। अब गोते की बात हम लगातार कर रहे हैं, संकट काल में गोता तो लगाएंगे, लेकिन 23.5% इस आंकड़े को कैसे आप एनालाइज करेंगे? कोर सेक्टर का गोता तो इमीडिएटली आफ्टर कोरोना लॉकडाउन इससे भी बड़ा था। तो ये गोता आंकड़ा है, आपको ध्यान होगा कि आपके ही शो पे हमने शायद परसों ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल जीडीपी में लगभग 23.5-24% का डिक्लाइन होगा। तो इस विषय में ये आंकड़े हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी, कंजम्पशन नहीं हो रही थी, और उसके कारण ये आंकड़े गिरे। मैं इससे जो एक्चुअली दूसरी खबर जो जोड़ना चाहूंगा कि जून मास में जो देश भर में एक मॉनसून पहले आई, और दूसरा जो अब कहा जा रहा है कि जून का महीना बहुत वर्षों में, 12 वर्षों में बल्कि सबसे ज्यादा बारिश हुई है जून के मास में। तो ये हमारी रूरल इकोनॉमी में मॉनसून का जितना बड़ा रोल है उसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है। सूखा नहीं पड़ रहा है, बल्कि पानी अपार मात्रा में है, इसलिए जो बुआई होगी, जो जमीन में नमी रहेगी, जिस मॉइस्चर और के कारण अच्छी पैदावार होती है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है उसके लिए। बिल्कुल, और यहाँ भी बारिश हो जाए, इंद्र देवता मेहरबानी कर रहे हैं पूरे देश पर, समय से पहले आ गया मॉनसून, ये नोएडा में भी थोड़ी बरसात हो जाए, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, वक्त निकाला और सरल भाषा में आज की खबरें समझाई। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।